नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो जल्दी से एक बार पहले सभी के सभी जुट जाएंगे और फिर हम अपने सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। हरदीप सिंह भी हैं। राम राम सर जी। राम राम जी है ही, खाली सर जी ना लगाया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो सलीम सिद्दीकी भी हमारे साथ हैं। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, धनंजय कुमार जी भी हमारे साथ है। यूपी की बिजनौर की धरती से प्रणाम, तो आपकी प्रणाम स्वीकार है। ब्रजेश कुमार भी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। रवि करण सिंह भी हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। रामेश्वर पांडे गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चलो, सद्दाम हुसैन भी हमारे साथ, गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया। तो केसपाल सर को औरैया की धरती से सादर प्रणाम सेविंदर जी कह रहे हैं। तो दो दो बेर जो है वो मैं यदि बात करूं तो दूध प्रसंस्करण के लिए, देसी घी के लिए जाने जाने वाली वो औरैया, ठीक है ना। तो आपकी जो है प्रणाम वहां से दो बार स्वीकार होगी, औरैया से ही। ठीक है, चलो। तो एक बार जल्दी से स्पीड के साथ सभी तो जुड़ चुके हैं। और अब भैया आपकी होली भी निकल ही चुकी है ही ना, है ही, ठीक है ना। होली भी अब समाप्ति होगी। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अब अपनी पढ़ाई पर जोर तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से, ठीक है ना, जोर ही लगा देना है। चलो, तो एक बार जल्दी से प्रिया यादव गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से मुझे एक बार बता दो कि सर जी हाँ हम रेडी हैं और अब क्लास स्टार्ट की जाए। तो थंब का निशान आपका आना चाहिए। और ठीक है ना। अब बस अब एक ही टारगेट आपके माइंड में जो है फिट हो जाना चाहिए कि क्या, मात्र सर जी अब देना है तो जो है परीक्षा, पेपर की प्रिपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम करेंगे और करते रहेंगे। तो एक ही बस माइंड सेट कर देना है सभी को। और किसी को कोई दिक्कत हुए तो वो भैया निश्चित जो है बेचिंतित रूप से पूछ सकता है कि सर कैसे करें या क्या करें। कभी मन उदास हो जाता है तो आप निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो सभी जो है जुड़ चुके हैं, बोल रहे हैं सर जी एक बार जय भीम और बोल दीजिए। तो जय भीम भी आपकी दो बार स्वीकार होगी, ठीक है ना। चलो, तो इसी के साथ मित्रों आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा गुलाम वंश। कल मैंने कराया दिल्ली सल्तनत, आपने पढ़ी बहुत बढ़िया तरीके से। और आज जो हमारे वंश की यदि यहां पर मैं चर्चा करूंगा तो उस वंश का नाम होगा गुलाम वंश मेरे प्यारों। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आया है गुलाम वंश। गुलाम वंश को मैं दास वंश या मामुलुक वंश भी बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि गुलाम वंश की बात आती है तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक मेरे प्यारों इस गुलाम वंश में 11 शासकों ने राजपाट किया है। और 11 शासक, इस गुलाम वंश में भी तीन वंश थे, ठीक है ना। एक कुतुबी वंश, ठीक है ना, शमसी वंश और जी के बलवनी वंश, ये तीन वंश भी आए हैं। तो एक बार हम विस्तार पूर्वक चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप हेडिंग डालेंगे सर गुलाम वंश, कौन सा वंश होगा। तो आप सभी को हेडिंग डाल देनी है गुलाम वंश, ठीक है। टॉपिक वाइज चले जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने आपको कंटेंट डिलीवर कराया। यदि आपने बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी की तो भाई साहब इन नोट्सों से अलावा तो कुछ पूछा जाएगा ना। ठीक है, चलो। सर जी अब मन ना लग रहा पढ़ने को तो क्या करें। तो शादी कर लो, ठीक है ना, तब मन लगेगा। चलो बात करूंगा इस विषय पर बाद में। मैंने अभी ना की कि अब सभी कर लगे मन ना लग रहा, ठीक है ना। चलो, तो इसके बाद जो है ना मतलब कि बाद में इस पर विचार विमर्श करेंगे क्योंकि सब डिस्टर्ब होंगे। सबका मन नहीं है, सब मतलब लग भी रहे हैं अपनी तैयारी में। तो 1200 पहले तो मैं बात करूं तो आप करना गुलाम वंश, या सर जी इसे मैं दास वंश भी बोल दूं। कौन सा वंश होगा मेरे प्यारो, दास वंश। सर दास वंश क्यों बोला गया है, क्योंकि गुलाम और गुलाम माने दास, बात एक ही है। क्योंकि इस वंश का जो प्रथम शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था या दास था। इसलिए सर ठीक है ना, तो हम बोल देंगे
क्या इसे सर जी गुलाम या दास वंश भी बोलेंगे? इसे हम मामलुक वंश भी बोल देंगे। कौन सा सर जी? इस तरीके से आपको कर देना है। इसे हम कौन सा वंश बोलेंगे? मामलुक वंश। ये मामलुक जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं कोई संतान जो माता पिता से एकदम वंदन रहित होकर नए वंश स्थापित करे, ऐसा बोला गया है मामलुक वंश के बारे में। तो इसे तीन नाम बोलेंगे। और जो 1206 से लेकर मेरे प्यारो 1290 तक मैंने कल भी आपको कराया होगा एडी, ठीक है ना, मतलब कि ईसवी तक ये चला है, 84 वर्षों तक। तो गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश आप इसे बोल रहे होंगे। तो 1206 से लेकर 1290 तक तीन राजवंश, माफी चाहूंगा मैंने पहले 11 बोल दिया था, उसके लिए माफी, 9, ठीक है ना। तो 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है ना, जो है इसमें गुलाम वंश में भी तीन वंश आए हैं। तीन वंश के 9 शासकों ने राजपाट किया है। तो आप करेंगे, ये मैंने कल लिखाया भी होगा क्या सर? 1206 से लेकर, ठीक है ना, कब से लेकर? तो हम बताएंगे 1206 से, 1206 से ये आप बताएंगे 1206 से 1290 तक, ये आप मतलब 84 वर्षों तक तो हुआ ही है। तीन राजवंशों के 1206 से 1290 ईस्वी तक, ईस्वी तक तीन, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे मेरे प्यारो। तीन राजवंशों के, कितने राजवंशों की बात कह दी सर जी? तीन राजवंशों के, आप 9 कर देना भाई, उसके लिए माफी चाहूंगा। 9 शासकों ने, ठीक है ना, क्या किया था? 9 शासकों ने, ठीक है, शासन किया था। अब कितने गुलाम वंश में टोटल कितने शासक आए? 9 शासकों ने क्या किया है? तो हम बता रहे होंगे सर जी शासन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर इसका जवाब दे रहे होंगे। अब इस गुलाम में भी कितने? तीन। तो अब वे कौन कौन से होंगे सर? एक का नाम होगा कुतुबी वंश, ठीक है ना। पहले वंश का नाम होगा तो हम बता रहे होंगे कुतुबी, ऐसे करना है, कुतुबी। एक तो वंश होगा सर जी कुतुबी वंश। और कुतुबी वंश की बात करूं तो ये 1206 से लेकर 1210 तक जो है ये कुतुबी वंश रहा है। दूसरा होगा शमसी वंश मेरे प्यारों। कौन से वंश की बात है? तो हम बताएंगे सर सेकंड जो वंश होगा उसका नाम होगा शमसी वंश, ये आपको बताना है। और शमसी वंश की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर ये 1210 से लेकर 1266 तक शमसी वंश आया। और इसी के साथ तीसरा जो वंश है उसका नाम था बलवनी वंश, ठीक है। कौन से वंश की बात होगी सर? बलवनी वंश। और बलवनी वंश पूछा जाएगा तो 1266 से लेकर 1290 तक, ठीक है ना, 1266 से 1290 तक। तो ये तीन वंश इसमें आए हैं। एक का नाम होगा कुतुबी वंश, एक का नाम होगा शमसी वंश, ठीक है ना। कल 11 लिखाए थे, कल 11 लिखाए थे, 9 लिखाए थे, तो एक बार काउंट कर लेंगे हम। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है। आराम शाह, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आएगी, ठीक है ना। फिर बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन, ठीक है ना, और जी के बलबन। 1 2 3 4 5 और एक और रह गए भाई, 9 ही होंगे, ठीक है ना, उसे काट कर, ठीक है ना। कुल 11 शासक और एक, हाँ ठीक है, 11 ही शासक होंगे, ठीक है। कितने? तो आप बता रहे होंगे 11 ही शासक होंगे, चलो 11 ही थे। अरे एक सेकंड, राजवंशों के 11 शासकों ने, चलो, शासन किया है। तो इसमें तीन वंश आए, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश, ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो, यदि मैं बात करूंगा सर जी प्रारंभ में, इसमें जो है प्रारंभ की बात है, इस वंश के शासकों को दास वंश के नाम से भी जाना जाता था। अब दास क्यों? क्योंकि इस वंश का जो पहला जो संस्थापक की यदि मैं बात करूं या शासक की बात करूं, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का क्या था मेरे प्यारो? गुलाम। तो इसलिए इसे गुलाम वंश जो है नाम दिया गया, ठीक है। चलो, अब हेडिंग डाल देना है आपको प्रमुख शासक। कौन से शासकों की बात होगी? तो हम यहां पर बता रहे होंगे प्रमुख शासक, आप इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे। और प्रमुख शासक में एक नाम आपका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास होगी और मैं आशा करूंगा कि आप एकदम ध्यान पूर्वक, ठीक है ना, करते चलेंगे। तो आप करेंगे सर जी कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपको कर देना है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का समय सर जी आप कर देना 1206 से लेकर, ठीक है ना, 1206 से लेकर 1210, 1206 से लेकर 1210 एडी तक, ठीक है ना। कौन सा वंश आया है तो हम बताएंगे, मतलब कि माफी चाहूंगा, कौन सा राजा या कौन, ठीक है ना। अच्छा, तो आप बता रहे होंगे सर जी कुतुबुद्दीन ऐबक आपको डालना है। मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक के जो माता पिता हैं वो तुर्किस्तान, ये तुर्क थे। कहाँ के सर जी? तुर्किस्तान देश होगा, उसके कौन थे? तुर्क थे। और ये जो ऐबक है, यदि मैं बात करूं, ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है चंद्रमा का देवता। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि मैं ऐबक की बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे ऐबक का जो अर्थ होता है सर, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो बात क्या होगी तो हम बताएंगे जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता की बात होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। किसकी? तो हम बता रहे होंगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक के जो माता पिता हैं वे तुर्किस्तान के तुर्क थे, ठीक है ना। किसके सर जी? तो आप बता रहे होंगे तुर्किस्तान, ये आपको कर देना है तुर्किस्तान के। कहाँ के? तो हम बताएं सर तुर्किस्तान के तुर्क थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तुर्किस्तान के कौन थे? तुर्किस्तान के तुर्क थे, ये आपको बताना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे तुर्किस्तान के कौन थे? तुर्क थे। इसके कुतुबुद्दीन ऐबक की बात है। तुर्की भाषा में यदि ऐबक के अर्थ की बात करूं मैं तो आप यहीं लिख देंगे तुर्की भाषा में सर जी कौन सी भाषा की बात होगी? तो हम बता रहे होंगे तुर्की भाषा में ऐबक का जो अर्थ होता है, ऐबक का अर्थ ये आप लिख देना, तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो ये आप नोट कर देंगे। आचे की ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हम बताएंगे चंद्रमा का देवता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं ये कहाँ का है, ये तुर्कमेनिस्तान का है, तुर्किस्तान का रहने वाला है। और यदि तुर्की भाषा में ऐबक की बात होगी तो आप बताएंगे सर ये होगा चंद्रमा का देवता। इसके देवता की बात है सर जी, तो यहाँ चलो। अब मित्रों कुतुबुद्दीन ऐबक की यदि मैं बात करूं, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रारंभ में एक नीसापुर है, नीसापुर पड़ता है फारस, मतलब कि फारस बोलेंगे कि बाजार में ले जाकर बेचा गया। कैसे कैसे? पहले जो है व्यक्तियों की बोली लगती थी, व्यक्तियों का बाजार लगता था, ठीक है। और वहां की जो सरदार, जो शासक जो भी थे वो खरीदा करते थे, ठीक है ना। उनकी कला, उनकी योग्यता, उनकी सारी चीज खूबियों को देखकर वहां से खरीदा जाता था। तो इसकी बात मैं बता रहा हूं कुतुबुद्दीन ऐबक को मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं तो जो है इन्हें नीसापुर फारस के बाजार में ले जाकर बेचा गया। वहां से मेरे प्यारो काजी फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने इनको जो है खरीद लिया। और खरीदने के बाद मेरे प्यारो इन्हें धनुर्विद्या, कौन सी विद्या है? धनुर्विद्या का ज्ञान सिखाया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर मेरे प्यारो वहां से, ठीक है, यदि मैं बात करूं काजी फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी से गजनी के बाजार में ले जाया गया। और वहां पर फिर बोली लगती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीद लिया? मोहम्मद गौरी ने। मेरे प्यारो, किसने खरीद लिया सर जी? मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। और मोहम्मद गौरी के जब दरबार में आया है भाई साहब, तो आपको पता होगा, ठीक है ना, जब इसे खरीदा है तो इसकी वहां पर कीमत कितनी बढ़ गई, अब इसका अंदाजा ना लगा सकते। और मोहम्मद गौरी की यदि मैं बात करूं तो इसे अमीर ए आखूर, यदि मैं बात करूं शाही घुड़सवार, ठीक है ना, पद पर जो है पदोन्नति इसकी की गई। अब ये तो मुझे लिखवाने हैं ना कि भैया कहाँ से कहाँ खरीदा गया, कहाँ बेचा गया, मैं एक कहानी के माध्यम से, ठीक है ना, तो बताता चलूंगा तो आप बताते चलेंगे। ये यही था कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि मैं बात करूं गुलाम वंश का संस्थापक,
ये आप यहाँ पर लिख देंगे सर जी, गुलाम वंश का संस्थापक आप बताएंगे। कौन सी वंश का है, तो आप यहाँ लिख देंगे सर ये गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलो यहाँ तक पॉइंट आपके समझ में आएगा। अब बात क्या होती है भैया कुतुबुद्दीन ऐबक की, यदि मैं आगे को चलूं, कुतुबुद्दीन ऐबक को नीसापुर से ले जाकर गजनी बेचा गया, मोहम्मद गौरी ने खरीदा। अब मोहम्मद गौरी ने जब इसे खरीदा है, तो मैं यहां लिख दूंगा मेरे प्यारो, मोहम्मद गौरी ने इसे एक पद दिया। मोहम्मद गौरी ने, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, किसका गुलाम है ये, मोहम्मद गौरी का, तो उसे अमीर ए आखुर, ठीक है ना, कौन सा, मोहम्मद गौरी ने मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं अमीर ए आखुर, इस तरीके से आपको लिख देना है। कौन से आखुर की बात होगी मेरे प्यारो, तो मैं बताऊंगा अमीर ए आखुर। शाही, इस तरीके से कोष्टक में लिख देना है, शाही घुड़सवार, कौन से सवार की बात होगी सर, शाही घुड़सवार, ठीक है ना, शाही घुड़सवार का अधिकारी, ये आप बता रहे होंगे कौन से अधिकारी की बात होगी, ठीक है ना, शाही घुड़सवार का अधिकारी। पद, ठीक है ना, अधिकारी जो पद है, पद प्रदान किया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गौरी ने अमीर ए आखूर मतलब शाही घुड़सवार का अधिकारी पद प्रदान किया, किसको, तो आप बता रहे होंगे सर जी किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहां पर आप लिख देंगे किसको मेरे प्यारो, कुतुबुद्दीन ऐबक को, किसने, मोहम्मद गौरी ने, अमीर ए आखुर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। मित्रों यदि मैं बात करूं कुरान का अत्यंत सुरीली एवं या सुरीली आवाज में पाठ करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को या किस शासक को, ठीक है ना, कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, तो आप बताएंगे सर जी हाँ वो नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको नोट कर देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज में, ये आप कर देंगे सर जी किसकी बात होगी, तो हम बता रहे होंगे कुरान का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुरान का अत्यंत अत्यंत सुरीली आवाज में कौन सी आवाज की बात होगी मेरे प्यारो, तो हम बता रहे होंगे अत्यंत सुरीली आवाज में, कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज में पाठ करने के लिए, ठीक है ना, क्या करने के लिए, तो हम बता रहे होंगे सर पाठ करने के लिए, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, पाठ करने के लिए, ठीक है ना। ऐबक को, ऐबक मतलब चंद्रमा का देवता, तुर्की भाषा में बोलें तो ऐबक को कुरान खां नाम से भी, ठीक है ना, ऐबक को कौन सा खां होगा, तो हम बता रहे होंगे सर जी कुरान खां, ऐसे आपको लिख देना है, कुरान खां नाम से, कुरान खां नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है। अब कुरान खां के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बता रहे होंगे सर जी कुरान खां के नाम से, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, क्यों, क्योंकि भाई साहब कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज में पाठ कर रहे हैं, इसलिए नाम दे दिया कुरान खां। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। चलो मित्रों, एक इन्हें हातम द्वितीय भी बोल देते हैं, वैसे तो इसका ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल नहीं है, हातम द्वितीय किसे कहा जाता है, लेकिन बता देंगे मिनहाज सिराज ने ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा है। चलो ये ज्यादा इंपोर्टेंट ना होगा। अब बात क्या आती है सर जी, इसके राज्याभिषेक की बात होगी, किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है। अब मैं बात कर रहा हूँ राज्याभिषेक कैसे कैसे। अब यहाँ कुछ बच्चे कहेंगे सर राज्याभिषेक क्या होता है, तो राज्याभिषेक के मतलब होता है जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनता है जिस दिन वह, ठीक है ना, राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण करता है और अपना कार्य स्टार्ट करता है, उसे हम बोलेंगे राज्याभिषेक, ठीक है। तो आप बता रहे होंगे सर राज्याभिषेक, अब इसके राज्याभिषेक की बात होगी तो 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। तो आप बताएंगे कै जून की बात होगी सर, 25 जून, इस तरीके से कर देना है, 25 जून 1206 ईस्वी को, 25 जून 1206 ईस्वी को मेरे प्यारो, ईस्वी को लाहौर में, कहा सर जी, लाहौर में, आप बताएंगे लाहौर में किसका राज्याभिषेक होता है, तो आप बता रहे होंगे सर जी कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब बात एक और आती है, इसने राजधानी किसे बनाया है,
अपनी राजधानी की बात होगी तो हम बताएंगे सर लाहौर को। अभी भाई गरम मिजाज है, तो इसने देखा है कि यदि हिंदू राजा एकत्रित होकर यदि आक्रमण भी करते हैं तो हम लाहौर से भग जाएंगे जल्दी से। अभी दिल्ली की गद्दी पर ना बैठा है, जबकि दिल्ली, कन्नौज, अजमेर वगैरह सब इनके अधीन हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया। किसको बनाया है सर? दिल्ली को नहीं बनाया है, किसको बना दिया? तो लाहौर को बना दिया, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ये आपको बताना है। अब बात क्या आती है, मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के जो माता पिता हैं तुर्किस्तान के निवासी थे। अब भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई तुर्किस्तान का रहने वाला है, तो भारत में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से आपको बताना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो आप बताएंगे सर जी भारत में, ठीक है ना, किसकी बात है? भारत में तुर्की। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। भारत में मेरे प्यारों तुर्की, ठीक है ना, किसकी बात होगी? भारत में तुर्की, ठीक है ना, साम्राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना मेरे प्यारों, साम्राज्य की स्थापना। ये हम, या भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक, या भारत में तुर्की साम्राज्य का, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक, राज्य लिख दो तुर्की राज्य का, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक, ठीक है ना। संस्थापक किसे माना जाता है सर जी? संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अब आएगा क्वेश्चन तो हम बता रहे होंगे कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो सर आप बता देना, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। मित्रों सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है सर, 26 जून था, प्लीज ठीक कर दीजिए। अब देखो इसकी भी मैं आपको बताऊं, यदि हम बुकन में कईयों में देखेंगे तो कहीं हमें 26 जून मिलेगा, कहीं हमें 25 जून मिलेगा, और कहीं मिलेगा 24 जून। इतिहासकारों में भी इसमें मतभेद है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब यदि मैं इसे कई बुकों से मैचिंग करूं एनसीईआरटी से, तो हमें 25 जून दे रखा है। लूसेंट वगैरह को मैं पढ़ूं तो मुझे 26 भी दे रखा है, और बुकों को देखूं तो मैं 24 भी दे रखा है। तो इसकी यदि मैं एक्यूरेट डेट की बात करूंगा तो वो 25 जून होगा, 25 जून 1206, ठीक है ना, न 24 न 26। अब बात राज्याभिषेक, अधिकांशतः बहुत यदि मतभेद का कोई क्वेश्चन बनता है तो वहां मतभेद में बहुत कम इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आप जो है इसे कर देंगे 25 जून, ठीक है ना, 1206, ये आपको करना है। अब उपाधि की बात आती है सर, इसने उपाधि, अब बात आएगी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है, और किसकी उपाधि धारण की है? मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि इसने धारण की है। तो आप बताएंगे सर इसने तो मलिक, ठीक है ना, और क्या होगी सर जी? और आप करेंगे सिपाह सलार, ठीक है ना, क्या होगा? सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, सिपाह सलार, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसने कौन सी उपाधि धारण नहीं की है? तो आप बताएंगे सर जी इसने मलिक और जो है सिपह सलार की उपाधि धारण की है, ठीक है। बहुत बढ़िया नवीन चंद्र जी, प्रयागराज की धरती से आपको नमस्कार सर। हम रोज रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, आज लाइव आए हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, इसी तरीके से आपको जो है करना है। अब कह रहे हैं सर जी कंफ्यूज्ड है, हाँ सौरभ एसआई जी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कई कई डेट दे रखी हैं जो मैंने मैचिंग करी है, और देखूं तो जो है वास्तविकता एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका 25 जून होगा, ठीक है। चलो, और जो है कंफ्यूज का क्वेश्चन आता भी नहीं है। मित्रों ऐबक की दानशीलता एवं उदारता के कारण इसे लाल वक्स एवं हाथियों का दान देने के लिए इसे पील वक्स के नाम से भी जाना जाता है। लाल वक्स का मतलब होता, लाख वक्स का, लाल नहीं लाख, लाख वक्स का शाब्दिक अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। तो ये भी आप पॉइंट को नोट करेंगे बढ़िया तरीके से, यदि क्वेश्चन आएगा तो ऐबक की उदारता एवं दानशीलता के कारण, किसकी उदारता की बात होगी सर? हम बताएंगे ऐबक की उदारता
ये आपको नोट कर देना है। एवं की उदारता एवं, एवं क्या होगा सर जी, एवं आप लिख देना दानशीलता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा। एवं की उदारता एवं दानशीलता के कारण, ये आप लिख देंगे कारण, ठीक है ना। लाख वक्स, कौन सा वक्स होगा सर, लाख वक्स, ये आप बता रहे होंगे। लाख वक्स मतलब लाखों का दान देने वाला, तथा आपको करना है एवं की उदारता एवं दानशीलता के कारण लाख वक्स, तथा आप बताएंगे सर जी हाथियों का दान देने के लिए, हाथियों का दान देता था, हाथियों का दान देने के लिए, क्या सर जी, हाथियों का जो दान करता है देने के, ठीक है ना, लिए इसे पील वक्स के नाम से, दान देने के लिए यदि मैं बात करूं, पील वक्स के नाम से जाना जाता है। कौन सा वक्स होगा मेरे प्यारो, पील वक्स के नाम से, पील वक्स के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बता रहे होंगे पील वक्स के नाम से जाना जाता है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एवं की उदारता एवं दानशीलता के कारण इसे क्या कहेंगे हम, ठीक है ना, तो आप बता रहे होंगे सर जी इसे हम बोलेंगे, ठीक है ना, लाख वक्स, और हाथियों का दान देने के लिए इसे पील वक्स के नाम से भी जाना जाता है, या कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कई बार क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे जाते हैं, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। कुतुब मीनार, कौन सी मीनार की बात होगी मेरे प्यारो, अब कुतुब मीनार कहाँ अवस्थित है, तो दिल्ली में। कुतुब मीनार इस तरीके से आप लिखेंगे। कौन से मीनार की बात होगी सर, हाँ तो हम बताएंगे कुतुब मीनार की नींव, ठीक है ना। कुतुब मीनार की क्या होगी सर, तो आप बता रहे होंगे नींव, ठीक है। अब किसने कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, और कुतुब मीनार कहाँ अवस्थित है, यदि पहले तो मैं यहाँ अवस्थिति की बात करूं तो कुतुब मीनार सभी को पता होगा सर जी, अवस्थिति तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार की अवस्थिति यदि मुझसे पूछी जाएगी तो मैं तो बताऊंगा दिल्ली, और आप बताएंगे कुतुब मीनार। अब याद किसकी याद में, ये भी तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। जो कुतुब मीनार जो दिल्ली में अवस्थित है, इसकी जो नींव है एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव पूरा करने का श्रेय तो इल्तुतमिश को जाता है, लेकिन नींव किसने डाल दी, तो हम बता रहे होंगे सर जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आप बताएंगे कुतुब मीनार की जो नींव है किसकी याद में, तो एक सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनका नाम होगा। तो आप बताएंगे किसकी याद में सर जी, तो हम बता रहे होंगे भैया सूफी संत, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, किसकी याद में, तो ये क्वेश्चन आया है सूफी संत, नाम क्या होगा, ख्वाजा, इस तरीके से करना है ख्वाजा, ठीक है, कुतुबुद्दीन, कौन सा है सर जी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कौन से काकी हैं सर जी, तो आप बता रहे होंगे बख्तियार काकी, इस तरीके से आपको करना है बख्तियार काकी की याद में। मेरे प्यारो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुब मीनार की नींव डाल दी है दिल्ली में, ठीक है ना, सूफी संत, नाम होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। लेकिन मैं बात करूं इसका निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय, यदि बात होगा कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य, यहीं पर लिख देना है, जो नींव तो डाल दी, निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय, पूरा करने का श्रेय, ये आप बता रहे होंगे पूरा करने का श्रेय सर किसे जाता है, तो आप बता देना भैया पूरा करने का श्रेय, हाँ तो वो होगा आपका इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश को ये हम बताएंगे भैया कौन से मिस की बात होगी सर, इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है। चलो, तो कुतुब मीनार की नींव सूफी संत ये हो गया, याद में तो इनकी में डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करने का श्रेय आप बता देंगे इल्तुतमिश को, ठीक है। चलो, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आएंगे, ठीक है ना। चलो जी, अब बात किसकी होगी भैया, आगे चलते हैं। भारत की प्रथम मस्जिद, ये एक क्वेश्चन होगा। भारत की यदि मैं बात करूं प्रथम मस्जिद, अब प्रथम मस्जिद कौन सी है सर, भारत की यदि क्वेश्चन आएगा प्रथम मस्जिद की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे भारत की प्रथम मस्जिद, हाँ कुब्बत उल इस्लाम सर जी, ये कौन सी मस्जिद होगी, तो हम बता रहे होंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद।
इस तरीके से आपको लिख देना है। कुब्बत ऐसे लिखेंगे, उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, ये आपको कर देना है। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम ये हम करेंगे। कौन सी है भैया? कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम। ठीक है, अब ये कुब्बत उल इस्लाम, अरे यार, कुब्बत उल इस्लाम यदि मैं बात करूं ये मस्जिद कहां पर है, तो कुब्बत उल इस्लाम सर जी ये तो दिल्ली में है। ये भारत की प्रथम मस्जिद है। और ये स्थित की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर ये तो दिल्ली में स्थित होगी। यदि क्वेश्चन आएगा कि भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी, कुब्बत उल इस्लाम, पृथ्वीराज तृतीय के किला था एक राय पिथोरा गढ़ के स्थान पर, इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो आप बता रहे होंगे सर जी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद होगा। तो आप बताएंगे इस मस्जिद का निर्माण, ये आप लिख देंगे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज, ठीक है ना, चौहान, पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। ठीक है ना, कौन से होंगे सर जी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। ठीक है ना, एक किला था, किले, किले मतलब कि किला था यहाँ पर राय पिथौरागढ़। कौन सा किला का नाम, मतलब किला था राय पिथौरागढ़। कौन सा होगा सर जी? राय पिथौरागढ़ के स्थान पर, गढ़ के स्थान पर, ये आपको बताना होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आ जाए कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये क्या है? ये पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हुए, उनका एक किला था राय पिथौरागढ़ का, उस किले के स्थान पर भाई साहब ये मस्जिद का निर्माण करा दिया। ये भारत की प्रथम मस्जिद होगी। क्या सर जी? भारत की प्रथम मस्जिद होगी। ठीक है, चलो। एक होगा सर जी, आपने पढ़ा होगा 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये भी आपने पढ़ा होगा बढ़िया तरीके से। 2.5 दिन का ये भी मस्जिद है। 2.5 दिन का क्या है सर जी? झोंपड़ा, जिसे मैं बोलूं। और जन कितनी बार परीक्षा में ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ अवस्थित होगा सर? ये तो आपका अजमेर में। पहले मैं बात करूं 2.5 दिन का झोंपड़ा ये क्या है? ये एक मस्जिद है। और ये कहाँ अवस्थित होगी सर? तो आप बता रहे होंगे ये अजमेर में स्थित होगी। क्या? अजमेर में, ये आप बता देना, ये तो अजमेर में है। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है जो कहां पर स्थित है? अजमेर में। विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक संस्कृत महाविद्यालय था उसके स्थान पर। तो आप लिख देंगे, ठीक है ना, विग्रहराज, कौन से राज की बात है सर? विग्रहराज बीसल देव, कौन से देव की बात कह दी सर? विग्रहराज बीसल देव। ठीक है ना, चतुर्थ, ये आप बताएंगे चतुर्थ द्वारा निर्मित, किसके द्वारा मेरे प्यारो? चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर निर्मित संस्कृत, इस तरीके से लिखना है, संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर। ठीक है, महाविद्यालय के स्थान पर, ये आप बता रहे होंगे। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर करेंगे सर जी। तो विग्रहराज बीसल देव चतुर्थ द्वारा निर्मित, कभी यहां पर जहां आज 2.5 दिन का झोंपड़ा जो ये मस्जिद है जो अजमेर में अवस्थित है, यहाँ इनके द्वारा कभी संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था और उसे ध्वस्त करके मेरे प्यारो, उसे तोड़कर महाविद्यालय को इसने क्या कर दिया? एक 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ठीक है, यहाँ ये कुब्बतुल इस्लाम जो मस्जिद, जो भारत की पहली मस्जिद बताई जाती है, यहाँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय का किला था राय पिथौरागढ़ के स्थान पर, इसे तोड़ा और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने करवा दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। मैं आगे चल रहा हूं, नहीं तो ठीक है चलो। प्रसिद्ध कवि या प्रसिद्ध दरबारी विद्वान, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में यदि मैं बात करूं प्रसिद्ध, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है, प्रसिद्ध सर जी दरबारी कौन से होंगे? प्रसिद्ध सर दरबारी विद्वान आप बताएंगे। प्रसिद्ध दरबारी विद्वान ये आपको बताना है, प्रसिद्ध दरबारी विद्वान। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? एक का नाम तो आपने हसन कई बार पढ़ लिया होगा, हसन निजामी और फखरुद्दीन। ठीक है ना, तो हसन निजामी आपको बताना होगा कौन से निजामी है सर? तो प्रसिद्ध ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी, सॉरी हसन निजामी, निजामी आपको बताना होगा। दूसरा होगा फकरुद्दीन, ऐसे कर देना फकरुद्दीन ही। ठीक है ना,
चलो वैसे ना पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से सीन। चलो भाई, यहाँ तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से आपने किया है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। ये फरुक मुद्दीर होगा। फरुक मुद्दीर कर देना, नाम भी तो फकरुमुद्दीन कर देना, ठीक है ना। चलो ऐसे लिख देना फकरुमुद्दीन, ठीक है, इस तरीके से। अब मृत्यु मार दो। अब भैया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की बात होगी तो आप बताएंगे कितनी बार पूछा जा चुका है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, तो आप बताएं 1210 ईस्वी में। कौन से वर्ष की बात होगी? तो 1210 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारों। मृत्यु की यहां पर बात चल रही है। तो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। हाँ, रजनीश मौर्य जी कह रहे हैं सर जी चंद्रगुप्त मौर्य वाली क्लास अभी तक अपलोड नहीं हुई है। भैया मैंने जन कितनी बार, ठीक है ना, जब ये जो क्लास है मैंने, ठीक है ना, बाहर दूसरे स्टूडियो से ले ली थी, और इसमें मेरी आवाज तो कुछ बोल रहा हूँ और लिख कुछ रहा हूँ, तो इसमें वर्ड जो है मिसमैच हो रहे हैं, तो इसलिए वो, ठीक है ना, मतलब अपलोड ना हुई। तो जैसे ही होगा तो मैं समाप्त कर दूंगा उसे भी। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है सर जी? तो ये बहुत जल्दी वहां नमाज पढ़ने के लिए जो है निर्मित किया गया था। मतलब बताया जाता है 2.5 मतलब 2.5 दिन में इस तरीके से जल्दी से तोड़ फोड़ करके तैयार कर दिया नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। ये दोनों मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक चल रहा है। तो 1210 ईस्वी में लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर में, आप बता रहे होंगे सर जी लाहौर में पोलो, पोलो की बात तो होगी, तो सर पोलो बोल दूं या चौगान हम बोल देंगे? पोलो बोलेंगे या क्या सर चौगान? खेल खेलते समय, क्या करते समय सर जी? खेल खेलते समय। और ये जो खेल है ना, किस पर खेला जाता है? घोड़े पर। खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर, आप बताएंगे सर किससे? घोड़े से गिरकर, ये हम बता देंगे घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। घोड़े से गिरकर किसकी? तो हम बताएंगे सर जी कुतुबुद्दीन ऐबक की मेरे प्यारो। और इसे लाहौर में, यदि मैं बात करूं, ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया था गिरकर, ठीक है। अब बात आएगी दफनाया, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, तो आप बता देना सर दफनाने की बात है तो आप बता देना ये तो लाहौर में ही दफना दिया, ठीक है। कहाँ? लाहौर, इस तरीके से आपको बताना है। अब आकस्मिक मृत्यु के कारण मेरे प्यारों, जो तुर्क सरदार थे, उन्होंने जल्दी से गद्दी पर बैठा दिया आराम शाह को। गद्दी पर अगला जो शासक आएगा नेक्स्ट दूसरे नंबर का, उसका नाम होगा आराम शाह। कौन सा शाह होगा? तो हम बता रहे होंगे सर अगला जो आएगा उसका नाम होगा आराम शाह। 8 माह तक शासन किया है। क्या सर? 8 माह तक शासन किया। मात्र 8 माह तक शासन। जब तुर्क सरदारों को लगा कि इसमें मतलब आराम ही है और ये राजपाट को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो खबर कर दी जाती है इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी है मेरे प्यारो। और उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, ठीक है ना। आता है, आराम शाह की हत्या होती है और गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो उसके यदि मैं बात करूं आराम शाह की, तो आप बताएंगे इसने 8 माह तक शासन किया। इसी के साथ गद्दी पर आता है। तीसरा जो सुल्तान होगा मतलब शासक होगा, उसका नाम होगा इल्तुतमिश। ये आपको करना है। और इल्तुतमिश के शासन की बात करूं तो आप कर देना सर जी, ये जो शासन होगा 1210 से लेकर 1236 तक होगा। 1210 से लेकर 1236 एडी तक। अब मैं और को देखूं तो कहीं कहीं मुझे, एक सेकेंड, 1236, ठीक है ना। अरे 1210 से लेकर क्या होगा सर जी? 1210 से 1236 एडी तक, ठीक है। अब मैं कहीं कहीं और बुकों में देखूं
तो मुझे भाई साहब कहीं कहीं 1211 भी मिलता है, जो एक्यूरेट तो 1210 ही होगा। कहीं कहीं 1211 भी मिलता है, लेकिन यदि मैं ठीक है ना, यदि मैं एक्यूरेट टाइम की बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर 1210 से 1236 इल्तुतमिश होगा। ठीक है ना। चलो, इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारो, तो साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश एक, या इल्तुतमिश के जो पिताजी हैं, किसकी बात तो होगी सर, इलवरी तुर्क थे। यदि मैं बात करूं इनके, इल्जाम खां मतलब एक इलवरी जनजाति है उससे बिलोंग करते थे। ये भी क्या थे, एक तुर्क सरदार थे। पहली बात तो होगा, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। इल्तुतमिश का, यदि बात आएगी किसका, इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होगा, आप बता रहे होंगे सर इल्तुतमिश का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है, इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ साम्राज्य का स्वामी। ठीक है। इल्तुतमिश की यदि शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी साम्राज्य का स्वामी। कौन से, तो हम बताएंगे साम्राज्य का स्वामी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बता दूंगा भैया साम्राज्य का स्वामी। ये आपको बताना है। इल्तुतमिश या अलमस इलवरी तुर्क था, जिसका पिता इलाम खां, ठीक है ना। इनके पिता का नाम यदि मैं बात करूं सर जी, पिता का नाम आप बता रहे होंगे, तो पिता का नाम इस तरीके से लिखना होगा, और पिता का नाम होगा इलाम खां। पिता का नाम कौन सा है, तो हम बताएं सर जी, हाँ इलाम खां, इस तरीके से कर देना है। इलाम खां एक तुर्क सरदार था। कैसा, तो आप बताएंगे सर ये एक तुर्क सरदार था। ये भी आप बता देना कैसे सरदार की बात होगी सर जी, ये भी एक तुर्क सरदार था। अच्छा, प्रसन्नजीत कह रहे हैं सर आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं, कम से कम ये बता दीजिए कि एडी का मतलब क्या होता है। मैंने जन कितनी बार ए बताया, यदि आप आज क्लास लोगे तो मैं पीछे कर रिवाइज न करता चलूंगा। ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा एडी का मतलब होता है ईसवी। ठीक है ना, एनो डोमिनो जिसे हम बोलेंगे, ईसवी होता है। ठीक है। तो पहले क्लास में देखते आओ और देखो कि मैंने एडी जन कितनी बार आपको बताया। तो मैंने जन कितनी चलूंगा, आ रही बात समझ में। चलो, तो आप लिख देंगे साम्राज्य का स्वामी। यहां तक पॉइंट आपके कंप्लीट। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का मेरे प्यारो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी है वो लाहौर बनाई थी। और राजधानी यदि मैं बात करूं कि राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित की, तो आप बताएंगे सर जी इल्तुतमिश ने। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। पहली बात, पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सर जी, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। आ जाएगा क्वेश्चन तो आप बता रहे होंगे इल्तुतमिश को मेरे प्यारो, इल्तुतमिश को दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का, कौन सी सल्तनत की बात होगी, हम बताएंगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक, दिल्ली सल्तनत का क्या है सर जी, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब क्वेश्चन आएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, यदि क्वेश्चन पूछा जाए वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बता रहे होंगे सर जी इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन, इल्तुतमिश को दिल्ली जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का क्या होगा सर, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्योंकि राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित की, तो आप बताएंगे राजधानी सर, राजधानी आप बता देना, इन्होंने राजधानी बनाई दिल्ली को। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, दिल्ली, ये आप कर देना। ठीक है ना, मैं यही लिख दूंगा नोट करके, गद्दी पर बैठने वाला, किस पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, इस तरीके से लिखना है सर जी, बैठने वाला प्रथम, बैठने वाला प्रथम। ठीक है ना। और बता देंगे सर जी मुसलमान कौन था, या मुस्लिम कौन था, मुसलमान था, तो नाम क्या होगा सर, इल्तुतमिश। क्यों,
राजधानी भाई साहब लाहौर से स्थानांतरित की है और दिल्ली कौन लेकर आया है? तो आप बताएंगे सर जी कौन लेकर आया है? तो भैया इल्तुतमिश लेकर आया है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, ठीक है ना। चलो ये भी क्वेश्चन आता है, आएगा तो आप बता रहे होंगे। अब बात आती है, एक और पॉइंट होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय, ठीक है, ऐबक की क्या होगा सर जी? तो हम बता रहे होंगे मृत्यु के समय मेरे प्यारों, कैसे समय की बात आ गई है? तो मृत्यु के समय आपको बताना होगा, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश, यदि मैं बात करूं इल्तुतमिश कहां, तो इल्तुतमिश बता देना सर जी, इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप बता रहे होंगे कहाँ का सूबेदार था? तो हम बताएं सर बदायूं का सूबेदार था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और निश्चित तौर पर आप बता रहे होंगे, आएगा क्वेश्चन तो हम भी बताएंगे सर। ठीक है, किसकी मृत्यु के समय? जिस समय ऐबक की मृत्यु हुई है, आकस्मिक मृत्यु हुई है, तो भाई साहब ये कहाँ का? तो बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, अगर वास्तविक ना रहे तो सिरजी, सिरजी ना सरजी, ललिता कुमार जी सरजी करना है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक शब्द आएगा तो इल्तुतमिश। दोनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। इसके अन्य नाम, इसे सुल्तान ए शहीद के नाम से जाना जाता है, गुलामों का गुलाम भी इसे कहा जाता है। यदि मैं बात करूं इल्तुतमिश के अन्य नाम, ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर होगा जब अन्य नाम की बात होगी सुल्तान ए शहीद के नाम से। ठीक है, अन्य नाम सर इसे बोलेंगे क्या? सुल्तान ए शहीद। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो हम बता रहे होंगे सर सुल्तान ए शहीद के नाम से। इस तरीके से आपको लिखना है, सुल्तान ए शहीद, गुलामों का गुलाम, किसका सर जी? तो आप बता देना गुलामों का गुलाम होगा। गुलामों का गुलाम कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? जब आप बताएंगे सर उसका नाम इल्तुतमिश होगा, और इसे मकबरों का पितामह भी कहा जाता है। किसकी बात होगी सर जी? मकबरों का, ऐसे लिख देना है, मकबरों का, मकबरों का पितामह है। मकबरों का कौन सा सर जी? पितामह भी आप बता रहे होंगे। गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह, सुल्तान ए शहीद किसे कहा जाता है? तो आप बता रहे होंगे सर जी नाम तो उसका इल्तुतमिश होगा। और ये सबसे ज्यादा कई बार क्वेश्चन पूछा गया। क्यों सर इसे गुलामों का गुलाम क्यों बोल रहे हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का, तो गुलामों का गुलाम, इसलिए इसे बोला गया है। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो आप बता रहे होंगे सर ये तो इल्तुतमिश को कहा गया है। पॉइंट क्लियर हुआ होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक होगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप बताएंगे सर जी इल्तुतमिश को। ये भी क्वेश्चन सुंदर सा होगा। कुतुब मीनार, कौन सी मीनार की बात है सर? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, इस तरीके से लिख देना है, कुतुब मीनार का सर निर्माण कार्य, कौन से कार्य की बात होगी मेरे प्यारो? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय, क्या? पूरा करने का श्रेय, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन होगा। पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो हम बता रहे होंगे पूरा करने का श्रेय जाता है, ठीक है ना, इल्तुतमिश को। ठीक है, श्रेय जाता है इल्तुतमिश ने ही तो कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कार्य पूरा करा, मैंने लिखवाया भी होगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, एकता प्रणाली या एकता व्यवस्था की शुरुआत कौन सी व्यवस्था होगी मेरे प्यारो? तो मैं बता रहा हूँ एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की है? ये भी आप बताएंगे, एकता व्यवस्था की शुरुआत। सर ये एकता व्यवस्था क्या है? अब ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? आता है, आज ना गया होगा, वैसे तो गया होगा। एकता व्यवस्था की शुरुआत क्या है? एकता प्रणाली। तो मित्रों उस समय की बात होगी, सैनिक एवं गैर सैनिकों को नकद, जैसे नगद हम बोल देते हैं ना, वेतन के बदले एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था।
इक्ता जो अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि। पहली मैं बात करूं, इक्ता जो शब्द होगा कौन सी भाषा का, यदि मैं बात करूं ये भाषा अरबी भाषा। कौन सी भाषा सर? अरबी भाषा। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द होगा। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो आप बता रहे होंगे सर जी शाब्दिक अर्थ होगा भूमि। एकता का शाब्दिक अर्थ आप बता रहे होंगे, तो एकता का शाब्दिक अर्थ होगा मेरे प्यारो भूमि। अब क्या है सर, एकता व्यवस्था की शुरुआत की है किसने? इल्तुतमिश ने। शुरुआत किसने की? तो हम बताएंगे इल्तुतमिश ने। अब इसमें क्या है मैंने फिर बताया होगा, इसमें क्या है, सैनिक एवं, नोट करके लिख लेना है, सैनिक एवं गैर सैनिकों को नगद वेतन के बदले भूमि का एक क्षेत्र या भूमि का टुकड़ा देना, वो आप बोलेंगे सर जी एकता। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आएगा तो आप निश्चित तौर पर इसका जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर, और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। मित्रों, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल सिक्कों का प्रचलन किया। ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये आपको बता देना है इल्तुतमिश ने मेरे प्यारो, कौन सी मिस की बात होगी सर? तो इल्तुतमिश ने आप करेंगे सर, इल्तुतमिश ने चांदी का, इल्तुतमिश ने क्या होगा सर? चांदी का। ठीक है, ये करना है चांदी का। ठीक है ना, ऐसे है टंका, वे वे क्या होगा? वे सर जी, वे तांबे का जीतल, वे क्या कर देना है? तांबे का जीतल, तांबे का जीतल इस तरीके से लिखना है, वे मेरे प्यारो तांबे का जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन किया। नामक इस तरीके से लिख देना है, नामक सिक्कों का क्या कर दिया है? नामक सिक्कों का प्रचलन किया। ये आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, सिक्कों का क्या किया है सर जी? प्रचलन किया है। ठीक है ना, प्रचलन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इल्तुतमिश से, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भाई साहब दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली में टकसालों की स्थापना की, ये भी आप, अब सर जी दिल्ली में मैं अभी बताऊंगा, एक सेकंड, दिल्ली में टक जो साल होती हैं, दिल्ली में टकसालों की स्थापना की। टकसालों की क्या की है सर? दिल्ली में टकसालों की स्थापना की। अब बात एक और होगी, स्थापना की, ये टकसाल क्या होती है? तो टकसाल का मतलब होता है जहां रुपया बनता है, जो सिक्के जो बनते हैं उसे हम टकसाल बोलेंगे। ठीक है ना, क्या टकसाल बोलेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने पूर्ण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, न कि पूर्ण करवाया। तो उसने तो ऊपर को और मंजिल बढ़ा दो, अब मैंने एक मकान बना दिया, पूर्ण कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद यदि पुत्र आएगा, सोचा अरे पापा ने 2 ही छोड़ी, तीसरी मैं करवाई दूं। अब ऐसे तो कितनी करवाई जाऊं, लेकिन पूर्ण तो हो गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर को बढ़ाते रहो, तो ये होगा। टकसालों की स्थापना की है। और मेरे प्यारो, टकसालों पर टंका लिखने की जो शुरुआत है वो भी इल्तुतमिश ने करवाई। और यदि मैं बात करूं कि भारत में शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, तो वो भी इल्तुतमिश ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बता रहे होंगे भारत में। सर किसकी बात होगी तो बताएं? हाँ, भारत में, इस तरीके से लिख देना है, भारत में, भारत में शुद्ध अरबी के सिक्कों का। कैसे सर जी? भारत में शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन, अरबी के जो सिक्के हैं, भारत में शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन, इस तरीके से आपको बताना है, भारत में शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन। ठीक है, किसने करवाया था प्रचलन? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने करवाया था ये क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने करवाया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे करवाया था। आता है क्वेश्चन मेरे प्यारो, आएगा तो हम बताएंगे। भारत में शुद्ध अरबी के सिक्कों का जो है प्रचलन किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था। एक और बात, चंगेज खां का आक्रमण। ठीक है, अब बात होगी, ठीक है ना, यदि मैं बात करूं किसके? चंगेज खां का आक्रमण, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और ये भी पूछा जाता है सर जी, चंगेज खां का आक्रमण,
ये हम बताएंगे चंगेज खां का आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो आप बता देना चंगेज खां का आक्रमण सर जी 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय हुआ। और चंगेज खां का जो वास्तविक नाम है तैमूचिन, ये भी पूछा गया कि चंगेज खां का वास्तविक नाम आप बता रहे होंगे सर जी तैमूचिन कर देना क्या, या तिमुचिन ऐसे लिख देंगे। कहीं कहीं तिमुचिन है, कहीं कहीं तैमूचिन है। तिमुचिन था, तिमुचिन। चंगेज खां का तिमुचिन यदि मैं बात करूं, ये अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। और यदि बात होगी भैया चंगेज खां का आक्रमण किसके समय हुआ, इल्तुतमिश के समय कब हो गया, 1221 ईस्वी में हुआ। ये भी आप बता रहे होंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्कान ए चहलगामी मेरे प्यारो, तुर्कान ए क्या होगा, चहलगामी, इस तरीके से लिखेंगे तुर्कान ए चहलगामी, चहलगामी, ठीक है ना। ये क्या है तुर्कान ए चहलगामी, कोष्टक बंद सर 40 सरदारों का गठन। कितने, तो हम बताएं सर जी जो 40 सरदार होते थे, 40 सरदारों का गठन, ये आप बताएंगे। तुर्कान ए चहलगामी का मतलब था 40 सरदारों का गठन, ठीक है ना, मतलब 40 सरदारों का गठन किया। ये भी किसने किया था, तो जो है इल्तुतमिश ने। 40 तुर्क सरदार हुए करते थे जिसे हम मंत्री परिषद बोलेंगे। और यहां से भैया ठीक है ना, ठीक है, और यहां से कल मिलेंगे आगे, ठीक है। सर आप मेरे राम राम क्यों नहीं लेते हैं, आप कहीं नाराज तो है? अरे भैया मैं ना हूं नाराज वाराज, जब नजर पड़ेंगी जब तो सभी की राम राम स्वीकार है बढ़िया तरीके से। ठीक है सर जी, आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ भी नहीं बताए हैं, क्या बताऊं। ठीक है, अब नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया, और क्या है, बस इसमें ही तो है। ठीक है चलो, और ठीक है आएंगे, ठीक है ना, झाझर, झाझर यही वाला झाझर, हरदीप सिंह जी कह रहे हैं सर जी झाझर में आओ कभी। चलो ठीक है बता देना ठीक है ना, मैसेज कर देना, मिलेंगे फिर होगी मुलाकात, झाझर तो पास में ही है। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।